भाभी यह देखो, कांचीपुरम साड़ी 12,000 की ली है। दूसरी साड़ी दिखाते हुए बोली, यह वाली साड़ी 14,000 की है। इस तरह अपनी साड़ियों की नुमाइश करते हुए दीपा अपने मायके में माँ और भाभी को अपनी साड़ियाँ दिखा रही थी। भाभी हाथ लगाकर देखो, इतनी महंगी साड़ियाँ तुमने कभी देखी नहीं होगी। मम्मी, तुम्हारे दामाद जी कहते हैं खूबसूरत साड़ी पहनने के लिए ही तुम बनी हो। इतनी सुंदर साड़ी पहनने के लिए एक खूबसूरत औरत चाहिए, इसलिए दीपक कभी भी सस्ती साड़ी मेरे लिए नहीं खरीदते हैं। अप्रत्यक्ष अपनी खूबसूरती की चर्चा खुद ही करती रही। सुनंदा ननद की साड़ियाँ देखकर बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि सचमुच उसे इन सब साड़ियों के नाम मालूम नहीं थे। दीदी, इस साड़ी को क्या कहते हैं? उसने एक साड़ी देखते हुए पूछा। दीपा ने तुरंत हाथ से झटकते हुए साड़ी ले ली। तुम यह सब कुछ जानकर क्या करोगी, क्योंकि तुमको तो खरीदना है नहीं। यह सब हाई क्लास की फैमिली की लेडीज ही पहनती हैं। इन सब साड़ियों के बारे में जानकर बेकार में तुम माँ और भैया से साड़ी लेने की जिद करोगी। वह लोग भी सोचेंगे कि दीपा भाभी को सुंदर सुंदर साड़ियाँ दिखाकर आदत खराब कर दी। इसलिए तुम्हें साड़ियों के नाम जानने की कोई जरूरत नहीं। सुनंदा का पति जैसे भी कपड़े लाकर देता, वह बिना कुछ तर्क किए खुशी खुशी पहन लेती। उसने कभी कोई जिद नहीं की उसे ऐसी वैसी महंगी साड़ी चाहिए। सुनंदा की एक खासियत थी, वह चाहे कितनी ही कम दाम की साड़ी क्यों न पहने, लेकिन उसका पहनने का ढंग बहुत अच्छा था। ऐसा लगता था कि सुनंदा के बदन से लिपटकर उस साड़ी की कीमत बढ़ गई है। सुनंदा पता नहीं किस मिट्टी की बनी थी। उसे किसी सामान को देखकर न कभी जलन और न ही दुख होता, बल्कि सबकी खुशियां देखकर अंतर मन खुशियां हिलोर खाने लगता। सुनंदा अच्छे खासे मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी, लेकिन उसका विवाह निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। इसी परिवार की बेटी दीपा का विवाह दीपक के साथ हुआ, जो बिजनेसमैन थे। विवाह के उपरांत दीपा के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। सभी के सामने ढोल बजा बजा कर अपनी अमीरी के किस्से सुनाती रहती। सुनंदा ने कभी अपने मायके की डिंग नहीं हाँकी। उसका मानना है कि मायका कितना भी अमीर क्यों ना हो, लेकिन उसकी असली पहचान इसी घर से है। उसने अपने मायके में सब कुछ देखा था। धैर्य, स्वयं और विनम्रता उसके गहने थे, जो कभी भी उससे अलग नहीं हुए। कुछ दिन के बाद सुनंदा ने एक बेटी और दीपा ने एक बेटे को जन्म दिया। पूरे परिवार में खुशियां थी। 7-8 माह के बाद दीपा माँ के घर आई। बेटा होने के बाद उसके नखरे ही अलग थे। सुनंदा की बेटी बहुत प्यारी और गोल मटोल थी, जिसे देखते ही किसी का मन उसे गोद में लेने के लिए मचल उठता। वहीं दीपा का बेटा दुबला पतला सारा दिन रोता रहता। एक दिन सुनंदा अपनी बेटी रूही को सरसों के तेल से मालिश कर रही थी। इसके बाद उसने दीपा के बेटे दिवांश की मालिश की। दीपा यह देखकर भाभी के ऊपर भड़क गई। अरे, तुमने यह क्या किया? मैंने अपने बेटे दिवांश को कभी सरसों के तेल से मालिश नहीं की। तुरंत जाकर एक ब्रांडेड तेल लाकर दिखाने लगी। इस तेल से मालिश करते हैं। सुनंदा ने कहा, सॉरी दीदी, मुझे नहीं मालूम था। दरअसल मैं रूही को सरसों के तेल से ही मालिश करती हूँ, इसलिए दोपहर में सुनंदा ने रूही को दाल का पानी पिलाया। इसके बाद दिवांश को भी दाल का पानी 2 चम्मच ही पिलाया था कि तभी दीपा जोर से चिल्लाई, अरे नहीं भाभी, उसको यह मत पिलाना। मैं इस समय बच्चे को जूस पिलाती हूँ। और हाँ, जो तुमने खिचड़ी बनाई है वह तुम अपनी बेटी को ही खिलाना। मैं तो दिवांश को रेडीमेड बना हुआ खाना ही खिलाती हूँ। माँ बोली, जो सुनंदा बच्चों को खिलाती है वही सब बच्चों को खिलाना चाहिए। इससे बच्चे स्वस्थ रहते हैं, विकास भी खूब होता है। दीपा चहक कर बोली, मुझे यह सब पसंद नहीं। दीपा के हर बात में पैसों का ही गुरूर दिखता था। मम्मी, मेरे दिवांश को कोई ज्यादा गोदी नहीं उठाता है। सारे दिन सभी रूही को ही गोद उठाकर दुलारते हैं। कुछ समय के बाद सुनंदा के पालन पोषण से रूही पर असर दिखने लगा। वहीं दिवांश हमेशा बीमार ही रहता था। डॉक्टर ने उसे हरी सब्जियां, दालें, फल यह सब खाने की सलाह दी। दिवांश बड़ा होने लगा।
उसे बाहर के ही खाने की आदत पड़ गई, घर का खाना वह बिल्कुल पसंद नहीं करता। दीपा भी अपने बेटे को मोहवश उसके पसंद का ही खाना मंगा कर देती थी। नतीजा यह हुआ, उसके लीवर में प्रॉब्लम रहने लगी। बड़ी बड़ी बातें बनाना दीपा का काम था। अगर सुनंदा अपनी कोई राय रखती तो उसे तुरंत छिड़क कर बोलती, तुम्हें तो कोई आइडिया ही नहीं है, यह सब बड़े घराने की बातें हैं। एक बार माँ ने दीपा को समझाया कि अपनी भाभी के साथ बेरुखी से बात ना किया करे, वह भी बहुत अच्छे खानदान की बेटी है। उसने भी अपने घर में सब कुछ देखा है, लेकिन उसने कभी यहाँ अपने मायके का ढिंढोरा नहीं पीटा। मेरी जैसी भी परिस्थिति है, उसी के साथ तालमेल बैठा लिया। दीपा मुंह बिचकाते हुए सिर्फ हूँ बोली। वक्त का ऐसा पहिए घूमा कि दीपक का बिजनेस ठप हो गया। इससे उबरने के लिए उसने बहुत कोशिश की, लेकिन बिजनेस को बचा नहीं पाया। धीरे धीरे जमा पूंजी भी खत्म होने के कगार पर आ गई, क्योंकि दीपक का हाथ तो खुला था। दीपक को दूसरा बिजनेस खड़ा करने के लिए पैसों की आवश्यकता थी, लेकिन उसके जो गहरे मित्र थे उसे देखते ही कन्नी काटने लगे, सोचते कहीं पैसों की मांग न कर दे। दीपक अर्श से फर्श पर आ गया। इन सभी परिस्थितियों का दिमाग पर बहुत बुरा असर हुआ। वह मैट्रिक की परीक्षा में फेल हो गया। दोबारा पढ़ने के लिए आर्थिक व्यवस्था ही नहीं थी। दीपक और दीपा अब सोच सोच कर बहुत परेशान रहने लगे। कुछ दिनों के बाद दीपा अपने मायके आई। घर वालों से उसकी हालत छिपी न रही। सुनंदा ने कहा, दीदी आप धैर्य से काम लीजिए, जीजा जी से दोबारा अपने बिजनेस खड़ा करने के लिए कहिए, सब ठीक हो जाएगा। दीपा के सब्र का बांध टूट पड़ा और वह भाभी के गले लग कर रोने लगी। अब बिजनेस तो दूर, खाने के लाले पड़ गए हैं। सुनंदा को अपनी भाभी की ऐसी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। वह बोली, आप दीवांश की चिंता ना करिए, उसका दाखिला रूही के स्कूल में ही करवा दूंगी और उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी हम लेते हैं। दीदी आप भी तैयार हो जाइए, आज शाम को रूही के स्कूल हम सभी को जाना है। किस लिए? दीपा बोली, रूही अपने जिले में पहला स्थान पाई है, इसलिए उसके स्कूल में उसको सम्मानित किया जाएगा। स्कूल की तरफ से हम सभी को इनवाइट किया गया है। दीपा सोचने लगी, उसने जिंदगी के कितने खूबसूरत पल पैसों के गुरूर में ही खो दिए हैं। काश वह भी अपने परिवार को सुव्यवस्थित रखती तो शायद आज ऐसी नौबत न आती। दूसरे दिन दीपा वापस अपने ससुराल जाने लगी तो माँ बोली, कुछ दिन और रुक जाओ। नहीं माँ, अब मेरी आंखें खुल गई है, मुझे भी भाभी की तरह अपने परिवार को सहेजना है। चलते समय सुनंदा ने अपनी ननद की मदद के लिए उसके हाथ में 1 लाख रुपए दिए और कहा, दीदी इन पैसों से शायद आपकी कुछ मदद हो जाए। दीपा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके मायके में इतनी मोटी रकम भी होगी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह बोली, इतना पैसा कहाँ से आया? सुनंदा बोली, दीदी मैंने थोड़ा थोड़ा करके रूही की पढ़ाई के लिए बचाए थे। अभी इन पैसों की जरूरत उसे नहीं है, आगे की पढ़ाई करने के लिए उसे स्कॉलरशिप मिल गई है और स्कूल की तरफ से उसकी पढ़ाई फ्री कर दी गई है। अभी इन पैसों की आपको आवश्यकता है। दीपा अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। भाभी को गले लगाकर रोने लगी, भाभी मुझे माफ कर दीजिए, आपने मुझे सही सीख देने की कई बार कोशिश की, लेकिन मैं हमेशा आपको धुतकारते हुए अपने अहंकार में चूर रही। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।